नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की अपनी दी हिंदू एनालिसिस को शुरुआत करते हैं। नए हो आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले 10 से 15 मिनट में पूरे दिन की जो भी दी हिंदू की जो खबरें रही है उनका सरल और सुगम भाषा में एनालिसिस होने जा रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली खबर ये है कि यूरोपीय यूनियन से संबंधित है। अभी क्या हुआ था, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो ब्रिक्स मेंबर हैं, ब्रिक्स में मेनली अपने 5 मेंबर, उसके बाद और भी मेंबर जुड़े, 10 हो गए हैं। तो मेनली इंडिया, चाइना और ब्राज़ील को टारगेट किया कि इंडिया, ब्राज़ील और चाइना अगर रूस से तेल खरीदेंगे, गैस खरीदेंगे तो हम इस पर प्रतिबंध लगा देंगे, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, ठीक है ना। ये सारी बातें हुई थी। इसी दरमियान ये सारी बातें अमेरिकी कांग्रेस में डिस्कस हुई, चली, और इन लोगों ने, जो यूरोपीय यूनियन है, इन लोगों से बातचीत की, डिस्कस की। यूरोपीय यूनियन ने क्या किया? यूरोपीय यूनियन ने हमारे गुजरात राज्य में एक तेल रिफाइनरी है, उस पर बैन लगा दिया। वो तेल रिफाइनरी रूस से कच्चा तेल आयात करती थी और तेल को आयात करती थी, उससे पेट्रोल, डीजल और कई तरह के प्रोडक्ट बनाती थी, उनको एक्सपोर्ट करती थी बाहर पे, ठीक है ना, ठीक है ना। पहले इंपोर्ट करती थी, फिर बनाती थी, एक्सपोर्ट कर देती थी। तो इस पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही साथ में एक रूसी ऑयल को जो भी प्रोक्योर करेंगे, जो भी देश, उसके लिए एक प्राइस कैप भी लगा दिया है। प्राइस कैप क्या होता है कि जैसे रूस से आप $80 में कुछ तेल मात्रा एक खरीद रहे हैं निश्चित, तो उसने कर दिया कि अब आप $60 में ही खरीदिए, मतलब उसका तेल वो सस्ता ही खरीदें लोग, ताकि वो बेचे ना, ठीक है ना। तो ये भी काम किया है। इसके अलावा नॉर्ड स्ट्रीम की बात करें, नॉर्ड स्ट्रीम, तो नॉर्ड स्ट्रीम एक पाइपलाइन है जो रूस से जाकर के आपकी जर्मनी तक जाती है। उसके माध्यम से गैस का पूरे यूरोप में सप्लाई होती है। आपको पता है यूरोप एक ठंडा क्षेत्र है, तो वहाँ पे ईंधन की आवश्यकता पड़ती है घरों को गर्म रखने के लिए। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है नॉर्ड स्ट्रीम। तो ये जो रूस है ये गैस भेजता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो प्राइस कैप है, तो प्राइस कैप ये प्राइस कैप है, ये इस पे भी लागू होगा। तो नॉर्ड स्ट्रीम का जो मैप क्या है उसको आप देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आए भी है यूपीएससी के प्रीलिम्स। ओके, दूसरी खबर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जस्टिस वर्मा से, ठीक है ना। तो जस्टिस वर्मा ने क्या किया ऐसा जिसके कारण ये इम्पोर्टेंट हो गई है? देखिए, ये दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे। इनके सरकारी भवन नई दिल्ली में था। तो जब इनके घर में आग लग गई तो स्टोर रूम में कई सारे भारी मात्रा में कैश को बरामद किया गया, इनकी नोटों को। कई सारे जल गए थे, कई बिना जले हुए भी थे। अब कहा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं जस्टिस वर्मा, तो उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? उन पर ये आरोप लगा और उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि किसी ने मेरी छवि बिगाड़ने का या मुझे फंसाने का प्रयास किया है, ठीक है। उस समय हमारे सीजीआई हुआ करते, थोड़े दिन पहले का मामला है, संजीव खन्ना, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो संजीव खन्ना ने इनसे कहा कि आप ऐसा करिए, त्यागपत्र दे दीजिए, क्योंकि ये मामला ज़्यादा तूल पकड़ेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इन्होंने अपना इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया, ठीक। जब इस्तीफ़ा नहीं दिया तो उन्होंने एक इन हाउस इंक्वायरी, एक पैनल बैठा दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने 3 मेंबरों को इकट्ठा किया, उनका एक पैनल बैठा दिया इन पे जाँच के लिए। तो ये मामला हुआ। अब मानसून सत्र आ रहा है और मानसून सत्र में इनके ऊपर इम्पीचमेंट जैसी प्रोसेस जो चलाई जाती है, हालांकि इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए होता है, लेकिन इनको पद से हटाने की जो प्रोसेस होती है वो चलाने की बात चल रही है, चलाया जाएगा। इसी क्रम में अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का पैनल बैठाना कहाँ तक उचित है। ये तो सीधा सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन है, क्योंकि जो पैनल बैठता है ये पार्लियामेंट का अधिकार है। पार्लियामेंट ही किसी को, न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकती है, रिमूव कर सकती है। आप कौन हो? तो ये मामला चल रहा है। अभी क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपने देखी, अब ये डिस्कस होता रहेगा, अब आगे को मामला होगा। तो आपने देख लिया क्या था। अब हटाने की प्रोसेस क्या है? देखिए, सबसे पहले 2 आधार होते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इनकी साबित कदाचार और अक्षमता। साबित कदाचार का मतलब क्या है, अक्षमता का मतलब क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका
डिफाइन नहीं किया गया है, इसकी व्याख्या नहीं की गई, सिर्फ इसका उल्लेख कर दिया गया है। ठीक है, इसका क्या होता है, सबसे पहले एक प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा। संसद में अगर लोकसभा ला रही है तो करीब 100 सदस्य सहमत होने चाहिए, राज्यसभा ला रही है तो 50 सदस्य सहमत होने चाहिए। तो कोई भी सदन प्रस्ताव को स्टार्ट करेगा, लाएगा, स्पीकर के पास जाएगा या फिर चेयरपर्सन के पास जाएगा राज्यसभा के, तो उसके पास अधिकार है उसको एडमिट करें या फिर खारिज कर दें, स्वीकार कर ले। खारिज कर दिया तो प्रस्ताव खारिज हो जाएगा, कोई मामला नहीं चलेगा। एडमिट कर लिया तो फिर उसके बाद एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 3 मेंबर होंगे। उन 3 मेंबर में एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं है तो अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे जो वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं। इसके अलावा किसी भी राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, उसके मुख्य न्यायाधीश होंगे। उसके अलावा विधि की जानकारी का एक विख्यात कोई व्यक्ति होगा, उसको बैठाया जाएगा। ये 3 लोग इसका पैनल बनेगा, वो जांच करेंगे कि इनके ऊपर जो मामला बनाया गया है, जो आरोप लगाया गया क्या सही है। इस पैनल की जांच के दौरान अगर कुछ आंसर पूछे जाएंगे तो जिनके ऊपर आरोप लगा है जस्टिस के ऊपर, ये जाकर अपनी सफाई दे सकते हैं या फिर अपने किसी वकील को भेज सकते हैं। ठीक है, फिर ये जब पैनल देखेगा कि ये मामले सही हैं तो फिर मामला आगे बढ़ेगा, और कहेगा सही नहीं है तो मामला वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगर सही है तो फिर ये जो भी रिपोर्ट है ये स्पीकर को दे दी जाएगी या फिर राज्यसभा के चेयरपर्सन को दे दी जाएगी। फिर दोनों सदनों में डिस्कस होगा, उस समय भी इनसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, चीफ जस्टिस जो भी हैं या फिर कोई न्यायाधीश उनसे पूछा जाएगा, वो जवाब भी देंगे या अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। फिर दोनों सदन इस प्रस्ताव को पारित करते हैं स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल बहुमत कितना है, 368 की प्रोसेस सुनी होगी आपने, यानी कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, इससे पारित होगा। जैसे ही दोनों सदनों में पारित हो गया उसके बाद राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेगा। आदेश जैसे ही जारी होगा न्यायाधीश अपने पद से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। क्लियर? ओके। ध्यान रखना जो संविधान है उसमें हटाने की प्रोसेस का बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं है, उसमें बस आर्टिकल 124 का क्लॉज है 4 और एक आर्टिकल है 218 जो कि क्रमशः सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के हटाने की बात करते हैं। उनमें एक कानून बना है दी जज इंक्वायरी एक्ट, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 का, उसी में लंबी चौड़ी व्याख्या दी गई है, प्रोसेस दी गई कैसे के हटाया जाए। तो आपने देखा तो ठीक है, यशवंत वर्मा जो ये है उनका देखिए मामला और क्या हुआ ये देख ले, कैसे हटाएंगे ये देख ले, ये खबर है दूसरी। और बाकी आप डिटेल में पॉलिटी में इसको पढ़ सकते हैं कि करंट में इतना इम्पोर्टेंट है। एक मामला है निमिषा प्रिया का। निमिषा प्रिया एक भारतीय एक लड़की है, एक नर्स है जो कि येनम में काम कर रही थी। येनम की राजधानी सना है, तो येनम में काम कर रही थी और वहाँ पे एक तलाल मेहदी व्यक्ति था तो उसका ट्रीटमेंट कर रही थी, तो उसकी मृत्यु हो गई। अब उन पे आरोप ये लगाया गया कि इन्होंने उसको हत्या कर दी, इन्होंने जानबूझकर ऐसा इंजेक्शन उसको लगा दिया जिसमें पॉइजन था, जहर था, ऐसा मामला चला और इनको फांसी की सज़ा दे दी गई, कैपिटल पनिशमेंट दे दिया गया। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब मृत्यु दंड से होता है। अब भारत में उनके परिवार वालों ने भारत सरकार से गुहार लगाई कि हमारी बेटी बाहर है, उसको मृत्युदंड दे दिया गया है, उसको बचाइए। भारत सरकार फिर एक्टिव हुई इस मामले में। तो हो क्या रहा है, भारत सरकार तो खूब प्रयास कर रही है बचाने का, और अभी 16 तारीख को फांसी दी जानी थी तो थोड़ा डिले कर दिया गया है, अभी टाल दिया गया है। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। सरकार तो ये कह रही है कि हम प्रयास कर रहे हैं पूरा, और सरकार ज़्यादा एक लिमिट इस तक ही स्टेप ले सकती है। वो सोचे कि ज़्यादा लिया तो ये मामला 2 देशों में अगर राष्ट्रवाद का या कोई भी एंगल पकड़ लिया तो फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा। मान लो वहाँ की जनता बोल दे कि आप भारतीय दबाव में हैं, तो फिर वहाँ की सरकार फांसी दे देगी सीधी, समझ रहे ना। तो भारत सरकार बहुत ज़्यादा एक्शन इस पर एकदम नहीं ले सकती ना, समझिए इस बात को। नहीं लोग कहें कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही, भैया ऐसे बच्चों का खेल नहीं होता ये सब फॉरेन पॉलिसी, ये सब देखना। हाँ, तो एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे ब्लड मनी क्या है, एक होता है किसास या अल्लाह कानून क्या है। यहाँ भारत सरकार ब्लड मनी का समर्थन कर रही है। ब्लड मनी इसका मतलब ये होता है, बहुत सारे देशों में ऐसा है कि आपने किसी को नुकसान पहुँचा दिया, किसी का खून हो गया, अगर उसके परिवार वाले आपसे रजामंदी कर लें कि आप इतना हमें मुआवजा दे दीजिए तो हम आपको माफ़ कर देंगे, आपके जो भी बालक है बालिका है, तो सरकार या फिर वो व्यक्ति उसको मुआवजा दे देता है, माफ़ कर दिया जाता है। तो यानी कि ब्लड मनी का सीधा मतलब जिसके साथ अपराध हुआ है, जिसको नुकसान पहुंचा है, उसको क्षतिपूर्ति दे दो, मुआवजा दे दो। अब मुआवजा करोड़ों में हो सकता है, 10 करोड़, 20 करोड़, 35 करोड़, जैसे भी पॉलिसी।
एक कानून होता है यहाँ पे किसास कानून या फिर अल्लाह कानून। इसका मतलब होता है आँख के बदले आँख। आपने मेरे किसी व्यक्ति को मारा है तो अब मैं डिमांड कर रहा हूँ आपकी भी मृत्यु हो, आपको भी मारा जाए, कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। तो उनके जो एक तलाल मेहदी व्यक्ति था, तो मेहदी के भाई और सब परिवार वाले यही कह रहे हैं कि हमें बदला चाहिए, इस लड़की को मार दिया जाए, सीधा वो कह रहे हैं। ठीक है, तो ये चल रहा है, देखते हैं क्या है। ठीक है, एक पायलट को लेके थोड़ा सा टेंशन चल रही है, पायलट के मेंटल हेल्थ को लेके। हुआ क्या है, अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश हुआ है बोइंग का, तब से कुछ रिपोर्ट आई हैं, प्रारंभिक रिपोर्ट आई हैं, तो उनमें ये बताया जा रहा है कहीं ना कहीं कि पायलट की गलती थी। देखिए, इंजन में गलती थी, क्या थी ये तो बताया नहीं जा रहा है, पायलट पे आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखना होता है कि पायलट की मेंटल हेल्थ के बारे में देख लें। पिछले काफ़ी वर्षों से पायलटों ने काफ़ी सुसाइड किए हैं, और सुसाइड करने का सबसे उन्होंने जो तरीका मुख्य अपनाया वो ये अपनाया कि कोई सामने पर्वत आया तो सीधा प्लेन जाके उससे क्रैश कर दिया, तो मरे ही, साथ में जो उसमें बैठे थे उनको भी मार दिया। अब होता क्या है कि उनसे काम करवाया जा रहा है, उनके लिए जो आराम करने की बात होती है, अलग अलग टाइम जोन में वो जाते हैं। यहाँ से यूरोप गए, अलग टाइम जोन है, उनको आराम करने का 6-7 घंटे समय दिया गया, तो क्या आराम हो जाएगी उतने में? नहीं हो पाती है। तो उनकी मेंटल हेल्थ की कभी चर्चा ही नहीं की जाती है, कितनी ज़रूरी है। ठीक है, और उनसे हमेशा ये अपेक्षा की जाती है कि आप मस्त रहिए, खुश रहिए और एकदम एनर्जी में रहिए, कॉन्फिडेंस में रहिए। और ये प्रेशर भी होता है, भारी दबाव भी होता है कि ऐसे रहना पड़ता है। और कभी कभी कोई टेंशन चल रहा है, घर का मामला, कोई तलाक का मामला, तो और मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में पायलट की मेंटल हेल्थ पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे मामले प्रसिद्ध आए हैं जिसमें पायलटों ने सुसाइड किया है। लेकिन ये मामला क्या है, इसके बारे में कोई अभी नहीं कहा जा रहा है, ये देखा जाएगा क्या होगा। ठीक है, बाकी मेंटल हेल्थ की बात है। एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, अगली क्वेश्चन खबर है वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, पढ़ के सुनाता हूँ। इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ